Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is non-tariff barriers। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स है। इससे पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने टैरिफ बैरियर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिकली टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उन पे टैक्सेस इंपोज करते हैं, हम उन पे एक तरीके से ड्यूटीज इंपोज करते हैं। ठीक है, हम उन पे एक तरीके से मॉनेटरी टर्म में टैक्सेस उनके ऊपर ऐड करके चलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो हमारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो एक तरीके से आपके क्या होते हैं, मॉनेटरी टर्म में होते हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो प्राइस होता है उसे अफेक्ट करके चलते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, बेसिकली जो आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी जो आपकी होती है उसके प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होता है जो होते हैं आपके उन्हें वो क्योंकि मॉनेटरी टर्म में नहीं लगाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या जो भी आपकी कमोडिटी है उसके प्राइसेस उसकी वजह से आपके अफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ए नॉन टैरिफ बैरियर इज एनी बैरियर दैट other than a tariff that is an obstacle to free flow of goods in overseas market. Non-tariff barriers do not affect the price of imported goods but only the quantity of import. तो ये जो आपके non-tariff barriers होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी के जो प्राइसेस होते हैं उन्हें अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है ये उस क्वांटिटी को अफेक्ट करके चलते हैं। तो दीज आर द आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कि किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के। तो उसमें सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोटा सिस्टम। कोटा यू नो ऑल वेरी वेल। कोटा क्या होता है कि बेसिकली कुछ भी है उसके लिए एक फिक्स कर देते हैं कि भाई आप इससे ज्यादा आप कुछ भी ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो या ना इससे ज्यादा कुछ भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो आपका कोटा सिस्टम होता है इसमें लिखा हुआ है अंडर दिस सिस्टम ए कंट्री में फिक्स इन एडवांस द लिमिट ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपकी इंपोर्टेड कंट्री होती है, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट अपने यहाँ पर कराती है और जो कंट्री से एक्सपोर्ट करती है, तो जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री जो होती है जहाँ पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो डोमेस्टिक कंट्री आपकी क्या करती है, वो वहां पर उनका एक कोटा फिक्स कर देती है। कोटा फिक्स करने का मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि जिससे कि क्या वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर उनके पास उससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। टैरिफ बैरियर्स में जो डोमेस्टिक कंट्री होती है, जो सपोज करो हमारी इंडियन कंट्री है और बाहर से अदर कंट्री से हम प्रोडक्ट अपने यहाँ पर मंगाते हैं, तो जो हम क्या करेंगे अपनी डोमेस्टिक कंट्री के या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम उन पे क्या लगाएंगे, एक आपका कोटा सिस्टम उनके ऊपर फिक्स कर देंगे कि भाई आप इससे ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, हम इससे ज्यादा आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, केवल ये होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे गवर्नमेंट के पास कोई रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट नहीं होता। तो इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि जो कोटा सिस्टम होता है ये बेसिकली एक फिक्सिंग हम एडवांस में फिक्स कर देते हैं कि भाई हम इससे ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों तरफ आपका एप्लीकेबल होता है, दोनों तरफ मीन्स इंपोर्ट कराने पर भी और एक्सपोर्ट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जो डोमेस्टिक फर्म्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो जिससे क्या होता है कि जो कंट्री की अपनी बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि क्या करती हैं वो आपकी कंपनीज जो है वो दूसरे कंट्री में उस प्रोडक्ट को सेल करती हैं। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या कहती है कि भाई हम इस जो प्रोडक्ट है हम इसका एक्सपोर्ट रोक रहे हैं। जैसे एक बार आपकी ओनियन जो प्याज है वो महंगी हो गई थी, तो सरकार ने क्या किया कि अब हम इसका जो है बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे।
बाहर एक्सपोर्ट करते जाओगे तो आपके डोमेस्टिक कंट्री में उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो जो बेसिकली ये कोटा सिस्टम होता है दोनों साइडों में आपका फिक्स किया जाता है, जिससे कि बाहर से भी ज्यादा प्रोडक्ट ना आ सके और किसी प्रोडक्ट की अपनी कंट्री के अंदर कमी है तो वो भी उसे आउटसाइड ज्यादा ना मिल सके। तो जो आपका एक कोटा सिस्टम होता है इसके आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे आपका है फर्स्ट वन टैरिफ और कस्टम कोटा। फर्स्ट वन क्या है आपका टैरिफ और कस्टम कोटा। टैरिफ और कस्टम कोटा बेसिकली क्या होता है, सर्टेन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इज अलाउड एट ड्यूटी फ्री और एट अ रिड्यूस रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। जो टैरिफ कस्टम कोटा होता है बेसिकली क्या होता है, वहां पर हम एक कोटा सेट कर देते हैं कि भाई इतने कोटे तक जो है आप हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट को अपने यहाँ से एक्सपोर्ट आप कर सकते हो और हम उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ पर इंपोर्ट करके चलेंगे। इसके अलावा आपका होता है यूनिलेटरल कोटा। सेकंड वन आपका क्या होता है, यूनिलेटरल कोटा। यूनिलेटरल कोटा आपका क्या होता है कि द टोटल इंपोर्ट क्वांटिटी इज फिक्स्ड विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद द एक्सपोर्टिंग कंट्री। यूनिलेटरल के अंदर क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर कोई भी कंट्री क्या करता है कि विदाउट देयर परमिशन या विदाउट प्रायर डिस्कशन ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री वो क्या करते हैं यूनिलेटरल कोटा लगा देते हैं कि भाई नहीं वो सपोज करो पहले 10,000 यूनिट हमारे यहाँ पर भेजते थे, हमें उससे कोई दिक्कत हो रही है तो हमने कोटा लगा दिया उनके विदाउट देयर कंसल्ट कि आप केवल हमारे यहाँ पर 6,000 यूनिट कोटा ही आप हमारे यहाँ पर सेंड कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करोगे। तो उसे आप कहते हो यूनिलेटरल कोटा, जहां पर विदाउट परमिशन कोई भी कंट्री अपने यहाँ पर कोटा फिक्स कर देती है। फिर होता है बाइलेटरल कोटा। बाइलेटरल कोटा के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कंट्री जब इस बाइलेटरल कोटा को फिक्स करके चलती हैं तो वो पहले से डिस्कशन करती हैं, प्रायर डिस्कशन होती है कि भैया आप आगे आने वाले टाइम में केवल इतना ही प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा कि हम आपको परमिशन वहां पर नहीं देंगे। तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, वो आपका होता है बाइलेटरल कोटा। इसमें भी यही लिखा हुआ है इन दिस केस कोटा आर फिक्स्ड आफ्टर नेगोशिएशन बिटवीन द कोटा फिक्सिंग इंपोर्टिंग कंट्री एंड द एक्सपोर्टिंग कंट्री। आपस में फिक्स करते हैं और उसके बाद वो वहां पर डिसाइड करके चलते हैं। इसके बाद आता है आपका मल्टीलेटरल कोटा। नेक्स्ट वन क्या आता है आपका मल्टीलेटरल कोटा। मल्टीलेटरल कोटा बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज कैन कम टुगेदर एंड फिक्स कोटा फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट फॉर ईच कंट्री। यहाँ पर भी क्या होता है मल्टीलेटरल के अंदर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है जिनके अंदर मैक्सिमम जो एक दूसरे को अच्छी कंडीशन इसके लिए देते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जहाँ पर वो मैक्सिमम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो आपस में भी एक सिंपली डिस्कशन के थ्रू सेट कर लेते हैं कि भैया आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो या आप इतना एक्सपोर्ट आपके यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसका एक जो प्रॉपर कोटा होता है वो उसे वहां पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कोटा सिस्टम। अब दूसरा क्या आता है कि जब हम नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं, जो हमें बाहर से प्रोडक्ट कम करना होता है, तो एक चीज आती है आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि भाई यदि किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उनसे कहेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करके चलने पड़ेंगे। यदि आपका प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करता है, आपका प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड्स पे एक तरीके से फुलफिल या अकॉर्डिंग दीज स्टैंडर्ड्स नहीं होता, तो हम आपके प्रोडक्ट को अपने यहाँ पर इंपोर्ट करके नहीं चलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब आप डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हो या डेवलप्ड कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो वहां पर इस चीज को देखते हैं, वो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किस तरीके की है, जो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो उन्हें सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ये भी एक वे होता है नॉन टैरिफ बैरियर का। सेकंड है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कुछ कंट्रीज क्या करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर यदि प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको हमारे डोमेस्टिक जो कंटेंट है या जो डोमेस्टिक जो हमारा मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप हमारे विदाउट डोमेस्टिक जो भी मटेरियल है या कंटेंट है उसके बिना आप हमारे यहाँ पर
अपने प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये मेनली इन सब चीजों का पर्पस क्या होता है कि जो आपका ज्यादा से ज्यादा कंट्री के अंदर इंपोर्ट बढ़ रहा है उसे एक तरीके से रोकने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि यदि सपोज करो इंडियन कंट्री है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे हमें दिक्कत क्या होती है कि जो हमारा बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, वो हमारा बीओपी बिल्कुल मिसमैच हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि हम घाटे में जाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा सरप्लस कम हो जाता है, सरप्लस में हम नहीं रहते ना, इक्विलिब्रियम में रहते, हम डेफिसिट में चले जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। तो इसलिए कंट्री क्या करती है, अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करो जिससे कि हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसके अलावा आता है आपकी प्रोडक्ट लेबलिंग। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट लेबलिंग, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि सर्टेन नेशन इंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्पेशल लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज क्या होते हैं कि जैसे यूएस कंट्रीज होती हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी आप लेबल कर चलते हो, जो भी आप एक तरीके से पैकेजिंग या प्रोडक्ट के पे लिख कर चलते हो, वो सारी चीजें उस कंट्री के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। जो लेबलिंग आप करते हो वो कि भाई वो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि क्या हमारी कंट्री के लोग उसके कंटेंट को या उसके जो भी फीचर्स हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, उसे आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। जैसे बाहर से इंडिया के अंदर प्रोडक्ट आता है तो आप नॉर्मली देखते हो किसी दूसरी कंपनी का भी, तो वो आपकी ही लैंग्वेज में पैकेजिंग आपको मिलेगी, आपकी ही लैंग्वेज में लेबलिंग उसे मिलेगी, जिससे कि आप उसे क्लियरली वहां पर अंडरस्टैंड कर सको। उसके बाद आपका जो फिफ्थ वन आता है वो है आपका पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि जितने भी यूरोपियन यूनियंस होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके की पैकेजिंग की डिमांड करते हैं जिससे कि क्या वो उसे रिसाइकल कर सके। जो भी मटेरियल आता है या जो भी आपका पैकेजिंग में जो भी चीजें आती हैं वो उसे रिसाइकल कर सके। और यदि आपका ऐसा प्रोडक्ट नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट को अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए वो आपको अलाउ वहां पर नहीं करेंगे। अलाउ नहीं करेंगे तो आप उस कंट्री में अपना प्रोडक्ट आप नहीं एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट होती है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सिंपल लिखा हुआ है पर्टिकुलर EU इंसिस्ट ऑन रिसाइकलेबल पैकेजिंग मटेरियल, जिसे रिसाइकल किया जा सके, अदरवाइज वो आपके इंपोर्टेड जो गुड्स हैं वो उसे रिजेक्ट वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट वन आपका क्या आता है, कॉन्सुलर फैसिलिटीज। कॉन्सुलर फैसिलिटीज बेसिकली क्या होती है कि जो आपका इंपोर्टिंग कंट्री होता है, या कौन सा होता है, जो इंपोर्टिंग कंट्री होता है, जहां पर सपोज करो हम इंडिया है, हम बाहर से माल मंगा रहे हैं, तो हम वहां पर क्या हुए, इंपोर्टिंग कंट्रीज हुए, तो हम कंसुलर फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर दे रहे हो, वो आपके जो भी अथॉरिटी होती है उससे वो ऑथोराइज होने चाहिए, उससे वो आपके अप्रूव होने चाहिए, ठीक है। जब भी हम आपका प्रोडक्ट वहां पर आपसे लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। कि आप बिना परमिशन के डायरेक्टली हमारे यहाँ पर सेल करते हो तो हम जो है उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। हमारे जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो आपकी एक अथॉरिटी से साइन होने आपके चाहिए, उससे अप्रूव होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टेट ट्रेडिंग। स्टेट ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो भी आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो आपकी एक कैनलाइजिंग एजेंसीज के थ्रू होता है। कैनलाइजिंग एजेंसीज बेसिकली क्या होती हैं कि जो केवल क्या करती हैं कि उन्हीं के थ्रू आप रजिस्टर्ड करके अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है सम कंट्री लाइक इंडिया सर्टेन आइटम्स आर इंपोर्ट और एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू कैनलाइजिंग एजेंसी लाइक MMTC। इंडिविजुअल इंपोर्टर आर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आप इंडिविजुअली नहीं, आप उस पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट या वहां से आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशियल एग्रीमेंट। डिफरेंशियल एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे को डिफरेंस करके चलते हैं,
ठीक है। कुछ जिन्हें प्रेफरेंस मिलता है उनके लिए वैलिड गुड होता है, और किसी को हम यदि प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं वहां पर प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट, तो वो हमारे यहाँ पर उस गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता वो कंट्री। उसके बाद होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन क्या होता है कि बहुत सारे जो इसमें लिखा हुआ है, द इंपोर्टर हैज टू एंश्योर that adequate foreign exchange is available for import of goods by obtaining a clearance from exchange control authority। अब होता क्या है कि सपोज करो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो सामने वाला इंपोर्ट हमसे प्रोडक्ट कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हमसे इंपोर्ट करता है, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें इससे क्लियरेंस लेना होगा कि भाई यदि आप जो हमारे यहाँ पर आप प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसे हम जो है एक्सपोर्ट आपके यहाँ पर करने हैं, तो आप उसके फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपको उसका क्लियरेंस लेना चाहिए। आपने कर दिया और वो आपको एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, वो आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसमें हम उसकी एक तरीके से कैपेबिलिटी देखते हैं कि हम यदि माल वहां बेच रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। लास्ट में आपका अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स such as health, safety regulation, technical, environmental regulations। कुछ और अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं आपके कुछ हेल्थ इश्यू से, कि आपके ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे यहाँ ना आ सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटी की इस टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट होना चाहिए, या इन रेगुलेशंस को ये प्रोडक्ट आपका फुलफिल करना चाहिए। थैंक यू।